वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मैं हूं सीए कविता और आज हम देखेंगे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पे किस तरीके से आरसीएम एप्लीकेबल होगा, कहाँ पे उसको एग्जम्पशन दी गई है, कहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के बारे में। अब देखिए जीएसटी किस तरीके से लगेगा ये जानने से पहले ना हम ये देख लेते हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है क्या। देखो सबसे पहले तो इसको आपने ट्रिब्यूनल से कनेक्ट नहीं करना। जो आपका कोर्ट है, कोर्ट या फिर मैं बात करूं ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल से आपने इसको कनेक्ट नहीं करना, क्योंकि ये क्या है, ये एक ऐसी न्यूट्रल बॉडी होती है, ये एक थर्ड पार्टी है जो कि दो पार्टियों का डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाती है। जैसे कोई भी एक पार्टी है ए, सेकंड पार्टी है बी, इन दोनों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो गया, इन दोनों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो इन्होंने क्या किया, अपने आपसी डिस्कशन के हिसाब से एक पर्सन लिया एक्स और एक्स को बोला कि तू हम दोनों का डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाओ, तुम हम दोनों का डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाओ और जो आपका डिसीजन होगा दैट विल बी एप्लीकेबल ऑन बोथ ऑफ अस। फैमिली में भी कई बार एक ऐसा पर्सन होता है जो कि न्यूट्रल होता है, लेकिन वो क्या करता है, दोनों पार्टीज की जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करवा देता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये प्राइवेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस होते हैं, यानी ये प्राइवेट संस्थाएं होती हैं, प्राइवेट बॉडी होती है जो कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाती है। इनका डिसीजन जो होता है वो बाइंडिंग होता है, दोनों पे, ए पे भी बाइंड होगा और बी पे भी बाइंड होगा, क्योंकि ये जो डिसीजन देते हैं उसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्रल अवॉर्ड, जो एक तरीके से लीगल बाइंडिंग रखता है और ये दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये जो ट्रिब्यूनल होता है ये परमानेंट नहीं होता, जैसे इनका दोनों का डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ, ये जो ट्रिब्यूनल है ये भी डिजॉल्व हो जाएगा। ये एक तरीके से नेचुरली मतलब टेम्परेरी रूप से काम करता है। जैसे ही दोनों पार्टीज का डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ ये ट्रिब्यूनल भी खत्म हो जाएगा। देखो आपको मैं एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। सबसे पहले तो देखो, जैसे कोई भी एक पर्सन था, यहाँ पे एबीसी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, दूसरा हमारे पास है एक्सवाइजेड डेवलपर्स लिमिटेड जो कि रियल एस्टेट डेवलपर है। इशू इन दोनों के बीच में क्या आया कि एबीसी इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक्सवाइजेड डेवलपर्स लिमिटेड को कुछ कंस्ट्रक्शन करने के लिए दिया था, बट प्रोजेक्ट जो है वो लेट स्टार्ट हुआ, तो एबीसी ने इससे 10 करोड़ रुपए कॉस्ट एस्केलेशन के क्लेम कर लिए। प्रोजेक्ट लेट स्टार्ट हुआ तो उसने कितने पैसे और मांग लिए, 10 करोड़ रुपए एबीसी इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक्स्ट्रा मांग लिए। देखो यहाँ पे एबीसी इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉन्ट्रैक्ट मिला रियल एस्टेट डेवलपर से, लेकिन क्या हुआ, जैसे आज ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया 50 करोड़ का, लेकिन XYZ ने जो कॉन्ट्रैक्ट था वो लेट स्टार्ट करवाया, तब तक हर एक सामान की कॉस्ट बढ़ गई। कॉस्ट बढ़ने की वजह से एबीसी ने बोला कि ठीक है जी, मुझे तो अब कितने पैसे एक्स्ट्रा दो, 10 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दो। XYZ ने मना कर दिया जी, मैं कहाँ से 10 करोड़ लाऊं, मैं तुम्हारी जो पुअर परफॉर्मेंस है, तुमने जो प्रोजेक्ट है वो डिले किया है, मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए नहीं दूंगा, तुम अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से टाइम पे कंप्लीट कर लेते। तो उनका जो एग्रीमेंट था ना उसमें एक आर्बिट्रेशन क्लोज था। क्लोज क्या कह रहा था कि अगर कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो हर एक पार्टी अपना एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगी, और वो दोनों, जैसे एक आर्बिट्रेटर एबीसी ने अपॉइंट किया, एक आर्बिट्रेटर XYZ ने अपॉइंट किया, तो दोनों की पार्टीज एक एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगी और ये दोनों मिलकर के एक और आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे। कितने हो गए, 3, और ये तीनों मिलके जो भी डिसीजन लेंगे दैट विल बी बाइंडिंग अपॉन बोथ ऑफ अस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो एबीसी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसने रवि को अपॉइंट कर दिया, XYZ ने अंजलि सिन्हा को अपॉइंट कर दिया, और इन दोनों ने मिलकर के एक और AK मेहरा को अपॉइंट कर दिया। ये 3 आर्बिट्रेटर हो गए। इन तीनों ने इनकी सारी बात सुनी, सारी बात सुनने के बाद 6 मंथ का टाइम लिया और आर्बिट्रल अवार्ड यानी कि डिसीजन क्या दिया कि एबीसी को 6 करोड़ एक्स्ट्रा दिए जाएंगे प्लस इंटरेस्ट दिया जाएगा। उन्होंने अपना डिसीजन दे दिया। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने क्या डिसीजन दिया कि 6 करोड़ रुपए दो और प्लस में साथ में ब्याज दे दो। अब ये दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। अब इनको देखो पैसा देने के लिए किसने मना किया था, XYZ ने, तो XYZ प्राइवेट लिमिटेड जो है वो आरसीएम के तहत यहाँ पे रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करेगी, क्योंकि उसने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विसेज ली। मेरी बात क्लियर हो गई आप सभी को। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या है, जो आपसी समझौता करवा के झगड़े को खत्म करवाती है। देखो इनकी लीगल बाइंडिंग क्यों रखी गई, ये प्रॉपर एक लीगल एग्रीमेंट बनता है, ध्यान रखिएगा।
दिस इज द लीगल एग्रीमेंट। देखो अगर हर एक चीज कोर्ट के अंदर जाएगी तो कोर्ट के अंदर पहले ही बहुत केसेस पड़े हुए, कितने और केसेस इकट्ठा करोगे। तो इसके लिए एक तरीके से एक लीगल एंटिटी बना दिया जाता है, उसको एक प्रॉपर लीगल एग्रीमेंट बनाया जाता है कि ठीक है ये दोनों पार्टीज हमारा डिस्प्यूट रिजॉल्व करवा देंगे टाइमली बेसिस पे। कोई भी एक पार्टी हमारा डिस्प्यूट रिजॉल्व करवा देगी टाइमली बेसिस पे और इसको हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मानेंगे। अगर ऐसा होता है, आपने उसकी सर्विसेज ली, तो यहाँ पे जीएसटी लगेगा रिवर्स चार्ज बेसिस पे। ठीक है, अब हम देखते हैं रिवर्स चार्ज एक्चुअल में लगेगा कहां पे। देखिए अगर हम बात करें आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विसेज की, अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विसेज दी है, इसने सर्विसेज दी है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने किसी भी बिजनेस एंटिटी को, ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल यहाँ पे सर्विसेज दे रहा है, बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू अ बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दी गई, तो यहाँ पे आपके पास जीएसटी एप्लीकेबल होगा एज पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, बशर्ते जो बिजनेस एंटिटी है वो टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर होनी चाहिए, वो लोकेटेड कहाँ हो, टैक्सेबल टेरिटरी में। बट इसमें एक चीज और बढ़िया सी दी गई है, यहाँ पे आपको एग्जम्पशंस भी प्रोवाइड की गई हैं, एग्जम्पशंस भी दी गई हैं। यहाँ पे एग्जम्पशन क्या दी गई है, देखिए जैसे एग्जम्पशन हमारे पास लीगल सेक्टर में थी, लीगल सेक्टर मैंने इससे पिछली वीडियो जो डाली है लीगल सेक्टर वाली, उसमें भी एग्जम्पशन थी कि अगर अदर देन बिजनेस एंटिटी को दी गई है सर्विस, ठीक है, अगर ये सर्विसेज अदर देन बिजनेस एंटिटी को दी गई तो वहां पे जीएसटी नहीं लगेगा, आरसीएम नहीं लगेगा, जैसे वहां फॉरवर्ड चार्ज आ जाएगा। जैसे कि किसी भी इंडिविजुअल को आपने सर्विसेज दे दी, किसी भी एचयूएफ को सर्विसेज दे दी, वो आपके पास बिजनेस के पर्पज से नहीं है, जनरली नॉर्मल तरीके से आपने कोई सर्विसेज दिया, पर्सनल सर्विसेज दी, दो लोगों के बीच में शादी को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, कोई भी हस्बैंड है वाइफ है, वो दोनों लड़ रहे हैं डिवोर्स लेने के लिए, उन्होंने एक फैमिली कोर्ट के अंदर डिसीजन ले लिया, तो वो एक पर्सनल डिसीजन है उनका, उसमें बिजनेस का कोई काम नहीं है। नेक्स्ट वन, अगर आपकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर, ध्यान से सुनिए, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर, आप बिजनेस एंटिटी हो बट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है। मैं ये नहीं पूछ रही कि आप रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो भी बहुत अच्छी बात है, हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बिजनेस एंटिटी हो तो आप ये देखो लास्ट ईयर की टर्नओवर कितनी है, अगर पिछले साल के टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, थ्रेशोल्ड लिमिट यानी कि सर्विसेज के केस में 20 लाख, गुड्स के केस में 40 लाख, और मैं सर्विसेज की अगर बात करूं तो स्पेशल कैटेगरी की स्टेट के लिए 10 लाख और गुड्स के केस में स्पेशल कैटेगरी के लिए 20 लाख। अगर टर्नओवर लिमिट इनसे कम है तो आपको जीएसटी नहीं पे करना आरसीएम के बेस पे, बट अगर ये टर्नओवर लिमिट ज्यादा आ गई तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। क्लियर हो गई मेरी बात। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी, इनको अगर सर्विसेज दी गई हैं, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विसेज दी गई है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कोई भी आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। तो 3 एक्सेप्शन आए इसमें, एक तो वो बिजनेस एंटिटी ना हो, दूसरा उसकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर जो है थ्रेशोल्ड लिमिट से कम हो, तीसरा वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट एंटिटी हो, तो इसके ऊपर कोई भी जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के साथ आप देखना चाहो, देखो कोई भी एक बिजनेस एंटिटी है, कोई भी एक बिजनेस एंटिटी है, उसने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विसेज ली, लास्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर था दैट वाज लेस देन इक्वल्स टू 40 लाख एंड इट इज सप्लाइंग गुड्स, वो गुड्स दे रही है, तो गुड्स के केस में तो थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख की है, तो क्या करंट ईयर में उसको आरसीएम एप्लीकेबल होगा, यस और नो? टेल मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, यस और नो। आई एम वेटिंग फॉर आंसर ऑफ ऑल ऑफ यू, प्लीज प्रोवाइड द आंसर, यस और नो। नो, इसके ऊपर आरसीएम नहीं लगेगा। बट इन दिस केस इफ द पर्सन इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 40 लाख से कम है बट ज्यादा है 20 लाख से, और ये क्या दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है। देखो सर्विसेज के केस में 20 लाख से ज्यादा है, थ्रेशोल्ड लिमिट तो है ही 20 लाख की, तो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर गया, फॉर एग्जांपल 35 लाख भी है भैया, तो थ्रेशोल्ड लिमिट तो क्रॉस हो गई ना, यहाँ पे उसने थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर दी, करंट फाइनेंशियल ईयर में आरसीएम एप्लीकेबल होगा, करंट फाइनेंशियल ईयर में आरसीएम लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से फिर भी देखो मैंने बहुत डिटेल में बताया, अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो आप लोग पूछो कमेंट सेक्शन में,
मैं आप लोगों के जवाब दूंगी, ठीक है। और भी अगर कोई ऐसा टॉपिक है आरसीएम से रिलेटेड या जीएसटी से रिलेटेड जहां आप लोगों को इशू आ रहे हैं वो भी बताओ। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का आपको क्लियर हो गया कि किस केस में आपको आरसीएम एप्लीकेबल होगा, किस केस में नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज है, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज पे कब जीएसटी लगेगा। कंप्लीट सीरीज में इसमें बना रही हूँ, आरसीएम की कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने दे रखी है, आप अदर वीडियोस भी वहां जा करके चेक कर सकते हैं। वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत सारे प्रैक्टिकल कोर्स भी मैंने लॉन्च किए हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। जीएसटी का प्रैक्टिकल कोर्स चल रहा है, बहुत डिटेल में मैंने बनाया हुआ है, जा करके देख लेना अगर आप लोगों को चाहिए तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।